हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट नंबर कितना है? 13 पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नए हो, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो आप सर्च करना वहाँ पर त्रिगीतम सर्च करोगे, एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम फोरम क्लब, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि क्या इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर हैं और इस पर क्या क्या दिए जाते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, सब कुछ वहाँ पर समझाया जाएगा आपको। ठीक है। अब एडजेक्टिव का ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, 14 नंबर पार्ट। अब डायरेक्टली चलते हैं कि किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझना आज की क्लास को, ठीक है। मैं ध्यान से समझने की बात इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा आने दो, उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ तक है ना। ये सारी बातें हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो, आज के जो टॉपिक हैं, इसमें मैं इस टॉपिक पर मतलब एडजेक्टिव के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक को समझाने वाले में भी काबिलियत चाहिए और समझने वाले में भी काबिलियत चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि समझाने वाले में भी काबिलियत चाहिए और समझने वाले में भी काबिलियत चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक जल्दी से समझ में नहीं आता और समझाने वाले भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। मैं देखा हूँ, मैं बहुत सारे टीचर को देखा हूँ और मैं इतना बड़ा हो गया, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, तो ऐसी तो बात है नहीं कि मैं टीचर से पढ़ा नहीं, मल्टीपल टीचर से पढ़ा हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना। अब बात करते हैं। देखो कि आज के टॉपिक जो है, क्यों कह रहा हूँ कि ये टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा समझने योग्य है। हालांकि आज इस जो टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें मात्र 2 ही रूल बताया हूँ। मतलब रूल नंबर 234 और 235, 2 ही रूल बताया हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा समझने में। सबसे पहली बात, जो प्री की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हालांकि मेरा हमेशा से एक अपना ओपिनियन रहा है कि भाई अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो प्री को अलग से और मेंस की अलग से तैयारी मत करो, आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना है। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप समझोगे जब एग्ज़ाम लिखोगे तब, क्योंकि प्री निकालने के बाद मेंस के लिए आपके पास टाइम बचेगा नहीं, और मेंस प्री से कहीं ज़्यादा हायर लेवल का चीज़ होता है और उसको क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हो? तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करना स्टार्ट करो, प्री प्लस मेंस का साथ साथ में। प्री का अलग से, मेंस का अलग से मत करना। और अगर बाय द वे अगर आप प्री का अलग से कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं कम से कम प्री तो निकाल लूँ, है ना। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप इस लेक्चर को मत ही देखना, क्योंकि हो सकता है आपके स्टैंडर्ड से, मतलब आपके प्री के स्टैंडर्ड से काफ़ी हाई की चीज़ है ये। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब जरा बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, हालांकि बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जाता है इसको, लेकिन अभी देखो इस पर्सपेक्टिव में, जिस पर्सपेक्टिव से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उस पर्सपेक्टिव की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक वर्ड एडजेक्टिव होता है, एक डेरिवेटिव एडजेक्टिव होता है। वर्ड मतलब जो बचपन से पढ़ते आए हो, इंटेलिजेंट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ही इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, ऐसे जो आप पढ़ते आए हो, तो ये सारे को वर्ड एडजेक्टिव कहते हैं। डेरिवेटिव एडजेक्टिव में होता है, बहुत सारी चीज़ आते हैं इसमें, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, है ना। पहले भी बता चुका हूँ कि भाई अब वो डेफिनेशन भूल जाना नाउन वाला, कि किसी नेमिंग वर्ड को, नेम, प्लेस, किसी पर्सन के नाम को, ये सबको कहते हैं नाउन, तो ये भूल ही जाना, ठीक है, क्योंकि वो गलत डेफिनेशन था उसका। अब ज़रा देखो, डेरिवेटिव में बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट फॉर्म कहते हैं उसको, है ना, परफेक्ट फॉर्म। और V4 जो है इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। तो जो बचपन से आप पढ़ते आए हो कि इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसी तरीके से चलते हैं अभी, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पर डिस्कस करेंगे कि ये भी आपका, हालांकि है वर्ब का फॉर्म, लेकिन काम करता है एडजेक्टिव की तरह। कब काम करता है, कैसे काम करता है, इसके क्या प्रूफ हैं, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। अब ज़रा देखो, अब डिस्कस करते हैं वर्ब के थर्ड और फोर्थ फॉर्म पर कि ये एडजेक्टिव की तरह किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात, इसके फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। V4 जो है, V4 मतलब आज के क्लास में ध्यान देना, आज के क्लास में 2 तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, देख लो, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
पहला तरीका ये होगा, पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसी सेंटेंस में वहाँ पर V4 का यूज होगा या फिर V3 का। पहला तरीका मतलब पहला जो हम लोग स्टेप उठाएंगे वो ये देखेंगे कि V3 और V4 में कौन सा वहाँ पर यूज होगा। दूसरा ये सोचेंगे, मतलब थोड़ा सा आपके सोच को डेवलप मैं कराऊंगा कि कैसे समझोगे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम किया है, ये V3 और V4 जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम किया या फिर वर्ब की तरह काम किया है, कैसे समझोगे। तो दो एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ V3 और V4 के संदर्भ में। पहला एस्पेक्ट है कि उस सेंटेंस में V3 आया है तो सही आया है या गलत आया है, या फिर उसके जगह पर V4 होना चाहिए। मतलब V3 और V4 के बीच सिलेक्शन आपको करना है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये आपको समझना है कि ये एडजेक्टिव की तरह क्यों काम किया है, कैसे काम किया। ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्यों। ठीक है, तो ये वाई हाउ वाला जब आपके क्वेश्चन, आपका दिमाग जब क्वेश्चन अराइज करेगा तो समझना कि आपकी जो थिंकिंग का जो एक लेवल है वो एक स्टेप ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ समझो V4 कब आएगा, जब ये एक्टिव मीनिंग को दे रहा होगा। एक्टिव मीनिंग का मतलब है कि जो ये जो V4 होगा, VING वाला फॉर्म होगा, उससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा, अगर इस V4 का डूअर होगा, बात समझ रहे हो, मतलब इससे जो भी नाउन जुड़ा होगा, जैसे मैं अभी क्या बताया कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है V4 अगर एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो किसी नाउन की विशेषता तो बताता होगा। तो इससे जो भी जुड़ा होगा आपका नाउन, अगर इस वर्ब का डूअर होगा, डूअर यानी उस वर्ब को करने वाला व्यक्ति होगा, वो वाला नाउन, या फिर क्या करेगा कि वह नाउन जो होगा वो कोई प्रभाव या फिर प्रतिक्रिया पैदा कर रहा होगा, तो समझना कि वहां पर V4 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। दूसरा समझो फिर V3 कब यूज करेंगे। V3 देता है आपका पैसिव मीनिंग। कैसे, ये V3 अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता बता रहा होगा, या फिर उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, अब इससे जो जुड़ा हुआ नाउन होगा वो क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ये जो होगा ये डूअर नहीं होगा, इस वर्ब का डूअर नहीं होगा, मतलब ये कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं कर रहा होगा, इसके ऊपर प्रतिक्रिया किया जा रहा होगा। मतलब इससे जो भी जुड़ा हुआ नाउन और प्रोनाउन होगा ये कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं कर रहा होगा, इसके ऊपर ही प्रतिक्रिया पैदा किया जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये किसी दूसरे से प्रभावित हो रहा होगा, ये किसी को प्रभावित नहीं कर रहा होगा, ये करने वाला में से नहीं है, इसको किया जाना होगा किसी के द्वारा। बात समझ रहे हो। फिर से समझो कि V3 और V4 में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये समझने वाली बात है। V4 जो देता है कंटिन्यूअस मीनिंग, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म जो है ये एक्टिव मीनिंग देता है, V3 आपका पैसिव मीनिंग देता है। इन दोनों का अर्थ ये हुआ, एक्टिव और पैसिव कहने का मतलब कि इस V4 से जो भी नाउन जुड़ा होगा वो नाउन जो है इस V4 को इस V4 का डूअर होगा, मतलब इसको काम कर रहा होगा। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर आप फिर इस तरीके से सोच सकते हो कि इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा ये किसी को प्रभाव पैदा कर रहा होगा, मतलब ये प्रभाव पैदा कर रहा होगा फिर प्रतिक्रिया पैदा कर रहा होगा। लेकिन V3 से जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा ये प्रतिक्रिया पैदा नहीं कर रहा होगा, या फिर ये किसी को प्रभावित नहीं कर रहा होगा, ये करने वाला नहीं है, इसको किया जाना है वहां पर, है ना। मतलब ये किसी दूसरे से प्रभावित होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए टीचर का मतलब यही काम है, आपको समझा देना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, और आपको समझना है कि यहाँ पर सेटिस्फाइड है तो गलत है, यहाँ पर स्पीकिंग है तो गलत है, यहाँ पर प्लेड है तो गलत है, यहाँ पर स्टोरिंग है तो गलत है। क्यों गलत है, इसके जगह पर क्या आना चाहिए, और यह एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है, सब कुछ समझेंगे। पहला एस्पेक्ट क्या बताया था, पहला एस्पेक्ट बताया था कि पहले आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर V3 होगा या फिर V4 होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये मेरा काम है, दूसरा एस्पेक्ट है ये मेरा काम है आपको समझाना कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कैसे काम किया है। क्लियर। अब समझो, पहला एस्पेक्ट आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो सेटिस्फाइड है ये सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, इट वॉज अ सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस फॉर ऑल द कस्टमर्स। क्लियर। अब समझो, यहाँ पर समझो कि कैसे समझोगे कि यहाँ पर कौन सा नाउन है
और कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव तो होगा उसके साथ, है ना। अब चेक करो, पहले भी मैं बता चुका हूँ डिटरमिनर वाला, अगर याद हो आपको, आप तब भी एक कोई कह रहा था सर कि आप एडजेक्टिव में डिटरमिनर क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसका काम अभी आ रहा है। देखो, सबसे पहली बात कि डिटरमिनर इंडिकेटर होता है, किस चीज़ का इंडिकेटर, कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। तो अब बता दो, यहाँ पर आपका ए है, ये डिटरमिनर है, इतना तो पहले से जानते हो। इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो आता ही होगा। अब आपको बताना है कि इसका नाउन कौन है, इसका नाउन कौन है। इसका नाउन देखो, सेटिस्फाइड है, एक्सपीरियंस है और फिर कस्टमर्स है। आपको बताना है ना, आपको सोचना है कि इस वाला डिटरमिनर जो ए का इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए कौन सा नाउन यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखो, सबसे पहली बात कहोगे कि सर कस्टमर्स है, कस्टमर तो नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर के लिए अलग से यहाँ पर दे रखा है क्या, आपका डिटरमिनर। तो इस द डिटरमिनर का है नाउन कस्टमर्स। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कहोगे सेटिस्फाइड है, अगर सेटिस्फाइड नाउन है तो एक्सपीरियंस क्या है, बात को ज़रा समझो, है ना। तो यहाँ पर आप कैच कर पा रहे होगे कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले इसको डिस्क्राइब करने वाला आता है एक एडजेक्टिव, हालांकि नाउन के बाद भी आता है, वो भी आज देखेंगे। देखो यहाँ पर, अब एक्सपीरियंस को डिफाइन कौन कर रहा है, फिर इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जरा देखो, अब यहाँ नाउन है एक्सपीरियंस, नाउन है क्या, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर V3 होगा या फिर V4 होगा एज एन एडजेक्टिव, क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा या फिर सेटिस्फाइंग। अगर आप सेटिस्फाइड को रखते हो तो इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, बात समझने वाली है। अगर एक्सपीरियंस नाउन है, अगर यहाँ पर सेटिस्फाइड लिखे हो, मतलब V का थर्ड फॉर्म रहने देते हो, तो अभी अभी बताया कि V3 का मतलब होता है कि इसको प्रभावित किया जा रहा है, मतलब इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन है, जिसे यहाँ पर एक्सपीरियंस है, इसको प्रभावित किया जा रहा है। तो क्या एक्सपीरियंस को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कोई पर्सन है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं जिसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि मान लिया जाए आप रसगुल्ले खाते हो, रसगुल्ले का जो स्वाद है वो आपको सेटिस्फाइड करता है। क्या आप रसगुल्ले के स्वाद को आप सेटिस्फाई करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका स्वाद है, रसगुल्ला का स्वाद जो है वो आपको सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नाउन कोई पर्सन नहीं है जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है भाई सेटिस्फाई करने वाला, है ना। मतलब रसगुल्ले का स्वाद जो है, स्वाद वो कोई पर्सन नहीं है, उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन स्वाद आपको सेटिस्फाई कर सकता है। बात समझ सकते हो, आप किसी वस्तु से सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन आप किसी वस्तु को सेटिस्फाई कैसे करोगे, वो तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं। बात समझने वाली है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि एक्सपीरियंस जो है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो एक्सपीरियंस क्या है, नाउन है, ये तो देख लिए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए डिटरमिनर आया, इसके लिए नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। अब ये भी देख लिए कि ये एक्सपीरियंस जो है ये डूअर है, किस चीज़ का डूअर, इसके पहले आने वाला वर्ब का डूअर है। बात समझ रहे हो, मतलब सेटिस्फाई का डूअर है ये। तो डूअर है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म आना चाहिए, V3 या V4। अब कहोगे सर V4, आसानी से कह दोगे, क्योंकि V4 का काम है कि जो भी उससे जुड़ा हुआ नाउन होगा, अगर उसका डूअर है, इस वर्ब का डूअर है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस यहाँ पर डूअर है ना। यही नाउन जो है ये यहाँ पर डूअर है सेटिस्फाई का। तो डूअर है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सेटिस्फाइड को काट करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेटिस्फाइंग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो वर्ब का ING वाला फॉर्म यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा ये समझ लिए आप। अब दूसरा एस्पेक्ट था कि कैसे जानेंगे कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर ये वर्ब होता, सोच करके देखो, सेटिस्फाई यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइंग होगा। सेटिस्फाइंग जो होगा ये यहाँ पर वर्ब होगा क्या, वर्ब कैसे होगा, ज़रा समझने वाली बात है। क्योंकि अगर ये वर्ब होता ईट वॉज अ ऐसे, तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर ही पूरा गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है होता है प्लस वर्ब होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो वर्ब तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए भी क्योंकि नाउन के पहले हम
नाउन की डिस्क्राइब किससे करते हैं, किसी एडजेक्टिव से करते हैं, तो जाहिर सी बात है सेटिस्फाइंग जो यहाँ पर आएगा ये एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, जरा देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, एक दफ़ा मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लो, पहला एस्पेक्ट था कि पहले समझना है कि यहाँ पर सेटिस्फाइंग होगा कि सेटिस्फाइड होगा। सबसे पहली बात है कि मैं अभी अभी बताया कि जो भी यहाँ पर V3 या V4 आएगा, पहले आपको चेक करना है कि इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ नाउन है ये इस वर्ब का डूवर है या फिर उसी को किया जा रहा है। मतलब एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई किया जा रहा है या फिर एक्सपीरियंस ही लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस यहाँ पर नाउन है जो कि दूसरों को सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर काम करने वाला एक्सपीरियंस है, डूवर है ये, है ना। जैसे रसगुल्ले का स्वाद का एग्जाम्पल दिया तो डूवर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डूवर के लिए कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल होता है, VING का फॉर्म। क्लियर। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि ये कैसे समझेंगे कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये जो है डिटर्मिनर के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा जो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस था, और इसकी विशेषता कौन बताएगा, यहाँ पर आया हुआ एडजेक्टिव बताएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ दिया द एम्फेसिस। सबसे पहली बात कि जो लोग मन में ट्रांसलेट कर रहे होगे, भाई आप ट्रांसलेट करोगे तो सब कुछ गड़बड़ है। ट्रांसलेशन अलग तरीके से पढ़ा जाता है जो कि बिल्कुल ही गलत वे होता है। ग्रामर जो है, ग्रामर का अपना एक सिस्टम है ना, एक बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम होता है, उसमें कुछ भी बोल करके चले जाओगे तो नहीं होगा वैसा। बहुत बार क्या होता है कि 4-5 लाइन के आपके एग्जाम में दिए जाते हैं क्वेश्चन, उसका ट्रांसलेशन करने बैठोगे आपका पूरा टाइम चला जाएगा, और अगर उसमें आए हुए हर वर्ड का आप ग्रामर जानते हो, उसमें आए हुए हर वर्ड का ग्रामर आप जानते हो, तो आपको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आसानी से हर एक वर्ड के ग्रामर समझ लोगे और समझ जाओगे कि कौन सा वर्ड वहाँ पर गलत है ना। अब आज भी देखेंगे उस तरीके से भी सारे वर्ड के एस्पेक्ट को धीरे धीरे देखेंगे। अब जरा देखो सेकंड वाला, देखो यहाँ पर दिया द एम्फेसिस इज वेरी मच ऑन लर्निंग द स्पीकिंग लैंग्वेज। अब चेक करो कि यहाँ पर स्पीकिंग होगा या स्पोकन होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि द आया है, द के बाद कोई ना कोई नाउन तो रहेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर होता है किसी नाउन का कि आगे नाउन आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लैंग्वेज जो है ये नाउन है। क्लियर यहाँ तक। अब नाउन है, नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बताएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वी का थर्ड फॉर्म आया, फोर्थ फॉर्म आया, ये एडजेक्टिव ही होगा, ये भी बात क्लियर है ना। अब यहाँ स्पीकिंग होगा या फिर स्पोकन होगा, क्या होगा ये समझने वाली बात है। अब चेक करना है कि इस वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके साथ जो भी नाउन आया है लैंग्वेज, ये डूअर है या फिर इसी को किया जा रहा है। मतलब ये प्रभावित कर रहा है, प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, कोई काम पैदा कर रहा है, या फिर इसको ही लोग प्रभावित कर रहे हैं या फिर प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। तो ज़रा देखो समझने वाली बात है, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलने का काम करता है क्या? नहीं, लैंग्वेज को कोई और व्यक्ति बोलता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लैंग्वेज जो है ये प्रभावित होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। तो जो लैंग्वेज यहाँ पर डूअर नहीं हो सकता, लैंग्वेज कोई पर्सन तो है नहीं जो बोलेगा, तो अगर वो बोलेगा नहीं, लैंग्वेज को बोला जाएगा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो इस सेंस में हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो पैसिव का इस्तेमाल करेंगे तो वी का ING फॉर्म होगा या फिर वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। पैसिव में हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पोकन नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं होगा, स्पोकन होगा। क्लियर। तो यहाँ पर स्पीकिंग ना होकर के स्पोकन होगा। इतना तो समझ गए, मतलब हर एक वर्ड का ग्रामर आप समझ पा रहे हो यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थर्ड वाला समझना मुश्किल है, देखो कैसे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि द टीम प्लेड द मैच स्किलफुली, वन इट इजीली। अब समझना भाई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि हर वर्ड को मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहली बात, पहला एस्पेक्ट समझना ये कि प्लेड सही है या फिर प्लेइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप इतना देखोगे, इतना चीज़ को भूल जाओ, इस वाले पार्ट को अगर भूल जाओगे, द टीम प्लेड द मैच स्किलफुली, ये आपको पूरा परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दिया है पास्ट टेंस में है, द टीम प्लेड, किसको प्ले किया, ऑब्जेक्ट में द मैच है, किस तरीके से, स्किलफुली, मतलब ये एडवर्ब है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ज़रा देखो, इस पूरा सेंटेंस को रहने देते हैं तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है। कैसे, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर देखो, ग्रामर के अभी 3-4 मैं रूल बताऊंगा जो आपको दिमाग में रखने हैं। हालांकि आगे भी आने वाला जब प्रीपोजिशन पढ़ोगे, है ना, वर्ब पढ़ोगे, बहुत कुछ समझोगे। अभी के लिए आप समझो, एक बात समझनी जरूरी है
यहाँ पर पहले देखेंगे कि प्लेड होगा कि प्लेइंग होगा। तो अभी यहाँ तक भूल जाओ, यहाँ तक अभी थोड़ी देर के लिए भूलो। द टीम प्लेड द मैच, टीम है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लेड है मान लो वर्ब जो कि एडजेक्टिव की तरह ऑब्वियस सी बात है यहाँ काम करेगा, कैसे ये मैं बताऊंगा। द मैच जो है ये है ऑब्जेक्ट, और तीन चीज़ से हम बेसिक सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बचपन से पढ़ते आए हैं। तो सब्जेक्ट है द टीम, वर्ब है प्लेड, और द मैच है क्या आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक? तो इतना तो समझ गए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, द टीम है और फिर द मैच है। अगर मैं बोलूँ कि ये वर्ब अगर यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जो कि मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे काम किया एडजेक्टिव की तरह, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इस एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ नाउन कौन है, द मैच है या फिर द टीम है, ये आपको समझना है। कौन है मतलब इस वर्ब का डूअर कौन हो सकता है, मैच हो सकता है या टीम हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस का भी बात है ना, कि भाई टीम खेलेगा, मैच नहीं खेलता, टीम खेलने का काम कर रहा है, तो डूअर कौन होगा, द मैच होगा। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, इसके लिए जो डूअर होगा या द टीम होगा, इतना क्लियर है। मतलब द टीम जो नाउन है ये जुड़ा है इस एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव है कि नहीं अभी रहने दो, मैं समझाऊंगा कैसे एडजेक्टिव है कि नहीं है वहाँ पर। तो क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशन में बता दिया कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर V3 और V4 जो आया है उससे जुड़ा हुआ नाउन किस चीज़ का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है या फिर उसी को खेला जा रहा है। क्लियर है? अगर उसी को खेला जा रहा है मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल होगा V3 का, अगर वही खेलने का काम कर रहा है डूअर है तो V4 का। क्लियर यहाँ तक? अब जरा बात करते हैं, देखो तो यहाँ तक समझ गए कि यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव आएगा इसके लिए नाउन यहाँ पर द टीम है ना। अब जरा देखो प्लेड क्यों नहीं होगा, प्लेइंग क्यों होगा, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर यही समझने वाली बात है। देखो अगर यहाँ पर प्लेड कर देते हैं कि टीम ने मैच को खेला है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हाउ और वाई वाला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है, जो कि मैं बताऊंगा क्यों यहाँ पर वर्ब नहीं है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है एक बेसिक सेंटेंस का, जिससे ये पता चलता है कि एक सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल वर्ब का आना जरूरी होता है, मतलब एक वर्ब का आना वहाँ पर ज़रूरी होता है। अब कहोगे सर मैं दो वर्ब लिख करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसी को मॉडिफाई कर दूँ कि ही प्लेड द मैच, he played the match and won it, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये इससे तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेड यहाँ पर क्या है, प्लेड यहाँ पर वर्ब है, दूसरा वर्ब वन आया है। तो यहाँ पर एक बेसिक ग्रामर का रूल है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये दोनों वर्ब जो हैं, मतलब ये जो सेंटेंस का दो पार्ट है, द ही प्लेड द मैच और वन इट, इसको जोड़ने वाला काम क्या है, एंड। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पर कंजंक्शन आया है जो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ा है ना। और अगर कोई कंजंक्शन नहीं आया है तो वहाँ पर कम से कम आपका क्या होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, कम से कम नहीं एक ही वर्ब होना चाहिए। समझने की कोशिश करो, है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पर तो उसके लिए कोई एक ही वर्ब होगा। इस वर्ब का एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए एक ही वर्ब होना है ना, दो वर्ब नहीं आ सकता। तो समझने वाली बात है। अगर इसको मैं वर्ब रहने देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये वर्ब है, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर वर्ब का काम कर रहा है, यही तो समझा रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करो। अगर मान लेते हैं कि ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो यहाँ पर वन जो है ये क्या है, ये तो फिर वर्ब नहीं रह जाएगा अगर इसको आप वर्ब मान लेते हो तो। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी वर्ब रखोगे तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, मैच तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैच तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और एक ग्रामर का और भी रूल है कि एक सेंटेंस में या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ये मैं शायद पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस किया होऊंगा, एक बार फिर से समझो। हो सकता है आपके लिए लग रहा होगा कि कितना मुश्किल काम मैं बता रहा हूँ, कितना मुश्किल सवाल करा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बता दिया हूँ हायर लेवल की चीज़ है, आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं अभी ये पहचानने के लिए सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं कि
अभी अभी मान लो कि यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, यहाँ पर प्लेइंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्लेइंग आएगा, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ब है और फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझने की कोशिश करना। तो इससे पहले मैं ये समझा दिया हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी नाउन है ये आपका द मैच नहीं होगा, ये द टीम होगा। क्लियर? क्योंकि इसका डूअर द टीम है। समझ रहे हो बात को? अब जरा देखो, मतलब ये जो विशेषता बताएगा, अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये टीम का बताएगा, मैच का नहीं, है ना। खेलता हुआ टीम के बारे में बता रहा है। अब जरा देखो, अब मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव है या फिर वर्ब। देखो ध्यान से, अगर आप इसको वर्ब मान लेते हो तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा। तो दूसरा वर्ब भी तो वन आया है, इसका सब्जेक्ट हो, मैं ढूंढ करके दिखाओ। क्योंकि हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं, बेसिक सा रूल है ग्रामर का कि हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको वर्ब मान लेते हो तो इसका सब्जेक्ट ये हो गया, फिर दूसरा भी तो वर्ब है वन, इसके लिए मुझे दिखाओ कि कहाँ पर है सब्जेक्ट। तो फिर इसके लिए तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। अब इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप कह सकते हो कि सर द मैच भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन द मैच जीतने का काम नहीं कर रहा, पहला चीज़ कॉमन सेंस के हिसाब से। और दूसरा, ग्रामर का रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का काम करे, कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे, तो सेम सेंटेंस में वो किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इतना समझ गए बात को? क्लियर है यहाँ तक? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम इसको वर्ब नहीं मान सकते। यहाँ पर वर्ब आप इसको नहीं मान सकते, ये एडजेक्टिव ही है जो इस द टीम को क्वालिफाई करेगा। अब इस वन को अगर वर्ब मानते हो तो देख लो, द टीम ही तो वन किया है मैच को, तो इस वन का सब्जेक्ट है यहाँ पर द टीम। मुझे लग रहा है कि मैं समझाने में थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ इस बात को। यहाँ बहुत सारे रूल काम आ रहे हैं एक साथ, इसलिए मैं सबको स्प्लिट कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पर कैसे समझोगे कि ये एडजेक्टिव है, तो द टीम को ही क्वालिफाई कर रहा है ये। क्लियर? दूसरी बात क्या है, यहाँ पर है कि ये एडजेक्टिव है और इस मतलब वर्ब है ये, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसको वर्ब मान लेंगे तो इसका सब्जेक्ट ये हो जाएगा, फिर इसका वन का सब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस में, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम किया तो ये इसके लिए सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ये भी रूल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही वर्ब का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, किसी दूसरे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये भी रूल है। फिर आगे क्या है भाई कि स्किलफुली जो आया है, स्किलफुली देख रहे हो आया है ना। ये क्या कर रहा है? ये एडवर्ब है, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कैच कर पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, किस तरीके से? मैच स्किलफुली नहीं है भाई, किसी ने खेला स्किलफुली है। तो ध्यान देना, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ना कि मैच का। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। और ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये टीम के लिए डिस्क्राइब कर रहा है, ये मैच के लिए नहीं, क्योंकि टीम जो है ये खेलने का काम कर रहा है। अब डिसाइड ये करो कि यहाँ पर V3 होगा कि V4। इतना तो आप समझ गए होगे कि ये प्लेड जो है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये एडजेक्टिव है। फिर से दोहरा देता हूँ, वर्ब का अगर काम करेगा तो हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट मान लेते हैं इसका, लेकिन इसका सब्जेक्ट तो मिसिंग हो जाएगा। कैसे मिसिंग हो जाएगा? द मैच को नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, दो कारणों से। पहला कारण कॉमन सेंस कि मैच जीतने का काम नहीं कर रहा है, कोई टीम जीतने का काम कर रहा है, तो टीम इस वन का सब्जेक्ट है, ये मैच नहीं। दूसरा कारण जो ग्रामर का रूल कहता है कि एक ही सेंटेंस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अब इतनी बातें मैं अगर यहाँ पर पूरा लिख देता तो पता चलता कि PDF बहुत लंबा चला जाता। समझाने वाली बात को लिखना पॉसिबल नहीं होता है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस ये समझाने की बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? अब जरा देखो, अच्छा इससे पहले भी एक रूल पढ़ चुके थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है और जब भी कोई एडवर्ब आता है तो एडवर्ब को हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर है। पहले भी रूल देख चुके हो आप, समझ रहे हो बात को। मुझे लगता है एक बार मुझे फिर से दोहराना चाहिए। कौन कौन सी बातें दोहरानी चाहिए देख लो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर प्लेड ना होकर के प्लेइंग होगा। क्यों? क्योंकि इस जो यहाँ पर जो वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका डूअर कौन है? द टीम है। टीम ही खेलने का काम कर रहा है, टीम को नहीं खेला जा रहा है, किसी के दिल के साथ आप नहीं खेल रहे हो, है ना। मतलब टीम खेलने का काम कर रहा है,
तो खेलने का काम कर रहा है, मतलब डूअर है द टीम। अगर द टीम जो है ये आपका डूअर है, तो डूअर है तो डूअर के लिए कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, V4 का, पैसिव का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर। दूसरा चीज़ मुझे ये समझाना था कि ये एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है, द टीम का एडजेक्टिव है, खेलता हुआ टीम के बारे में बता रहा है। ये वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ब का सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इसका ये सब्जेक्ट है तो फिर वन का सब्जेक्ट कहाँ गया। आप कहोगे द मैच हो सकता है इस वन का सब्जेक्ट, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दो कारणों से। पहला कारण क्या है भाई, पहला कारण है कि मैच जो है वो जीतने का काम नहीं कर रहा। कॉमन सेंस की बात है, मैच कैसे जीतेगा, कोई टीम ही जीतेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कारण क्या है, ग्रामर का रूल। ग्रामर का रूल ये कह रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में किसी एक ही वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी दूसरे वर्ब का उसको सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। मतलब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ग्रामर का रूल ये कह रहा है। क्लियर। चलिए इतना समझ गए। प्लेइंग कैसे होगा ये भी आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ जो भी नाउन है द टीम, यही खेलने का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एक्टिव फॉर्म होगा। मुझे उम्मीद है आप सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लो एक, अच्छा आज ही किसी ने फ़ोन किया था, स्टूडेंट नंबर 347 जहाँ तक मुझे याद है, तान्या झारखंड से हैं। वो स्टेनोग्राफर की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, उनसे रिलेटेड कुछ था। आज वो भी एस्पेक्ट में बता देता हूँ कि जहाँ भी प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन का रूल है, ये बेसिक सा रूल है कि प्रेपोजिशन जहाँ भी आता है भाई, इसके बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। बुक में इतना ही बात को लिख दिया जाएगा और आप समझ लोगे कि इसके बाद नाउन ही आता है। समझाने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको बताए कि भाई अगर नाउन आया है, अगर सिर्फ नाउन लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसके बदले यहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है ना। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ नाउन आता है उसके बदले हम प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है ये भी नाउन की तरह काम करता है, जैसे जेरंड, है ना। तो अगर नाउन सिर्फ लिख दिया तो यहाँ पर आपको खुद से समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन भी हो सकता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हो सकता है। बात समझ रहे हो। तो प्रीपोजिशन के बाद जहाँ भी है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी दिखेगा, प्रोनाउन भी दिख सकता है, नाउन भी दिख सकता है। ये ग्रामर का प्रीपोजिशन का बेसिक रूल है ना। यहाँ काम आएगा आपको, देख लो। वैसे दूसरी बात देखो, यहाँ सारी बातें भूल जाते हैं, अभी ये समझते हैं कि यहाँ पर स्टोरिंग क्यों गलत है, स्टोर्ड क्यों होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये कौन सा नाउन है। पहले नाउन को ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है, नाउन को ढूंढते हैं। तो नाउन का इंडिकेटर कौन होता है, नाउन का दो इंडिकेटर होता है। अभी के लिए ये समझो, दो इंडिकेटर कौन कौन, प्रीपोजिशन और क्या भाई, प्रीपोजिशन होता है, सॉरी, प्रीपोजिशन होता है और डिटरमिनर होता है। दो इंडिकेटर होता है, ये दोनों जहां भी मिल गए आपको समझ जाना है कि उसके बाद नाउन आने वाला है। जैसे यहाँ पर टू है तो इसके लिए नाउन कौन है, वायरस है, इतना समझ गए। ऑल है, ऑल भी आपका डिटरमिनर है। हाँ, ऑल भी आपका डिटरमिनर है। इसके बाद कौन सा आया है, डेटा, डेटा आपका क्या है, नाउन है, इतना तो आप समझ पा रहे हो। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। ऑन और द दोनों के लिए आया हार्ड डिस्क। क्लियर। हार्ड डिस्क क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है। अब जरा समझने की बात करते हैं। इतना आप समझ गए कि ऑल के बाद डेटा आया है, जो कि एक क्या है, एक आपका नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, इसके बाद या पहले आने वाला क्या, एक कोई एडजेक्टिव बताएगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन यहाँ स्टोरिंग क्यों गलत है, स्टोर्ड क्यों होगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी बताया कि V3 और V4 को पहचानने का सिंपल सा रूल क्या है कि इससे देखना है कि इससे जुड़ा हुआ नाउन क्या है, डेटा है। डेटा जो है ये डूअर है क्या, मतलब ये डेटा खुद स्टोर करने का काम कर रहा है क्या, नहीं, डेटा को ही स्टोर किया जा रहा है। अगर डेटा को ही स्टोर किया जा रहा है तो वहाँ पर पैसिव फॉर्म V3 का इस्तेमाल होगा, ना कि V4 का। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर स्टोरिंग ना हो करके क्या होगा, स्टोर्ड होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर स्टोर जो है, यहाँ पर क्या है, स्टोर्ड जो है ये क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डेटा को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे, मान लिया जाए आप इसको वर्ब मान लेते हो,
वर्ब मान लेते हो, बीच में कहीं कोई कंजंक्शन भी नहीं है जो कि दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़े, जो कि अलग अलग वर्ब हो सकता है दोनों पार्ट में, ये भी बेसिक रूल में आता है ना। अब ज़रा देखो, अगर इसको आप वर्ब मान लेते हो तो इसका सब्जेक्ट क्या है, डेटा है, ठीक है भाई, डेटा है, मान लेते हैं इसका सब्जेक्ट डेटा है, नाउन है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर और कोई वर्ब आया है? ड्यू टू वायरस वी लॉस्ट, लॉस्ट का कहाँ पर है, लॉस्ट का वी है ना, समझ रहे बात को। अब ज़रा देखो, ड्यू टू वायरस वी लॉस्ट डेटा स्टोरिंग ऑन द हार्ड डिस्क। चलिए, दोनों का आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट दोनों का मिल गया, तो कह सकते हो कि ये वर्ब है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टोर करने का काम नहीं कर रहा, तो इसको सब्जेक्ट आप कैसे मान सकते हो? बात समझ में आ रही है? जब ये तय हो गया कि ये डेटा जो है यहाँ पर ये डूअर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये वर्ब का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये वर्ब ना होकर के क्या है, इस डेटा को क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव है जो कि स्टोर्ड होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। कहने का मतलब है कि शब्द एक ही है, उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक वर्ब का एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट है कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और वो वर्ब कौन कौन से देख रहे हैं हम लोग? V3 और V4, है ना, यही दोनों एस्पेक्ट, यही दोनों को देख रहे हैं। ये वर्ब की तरह भी काम करता है और पार्टिसिपल होकर के एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कब पता चलेगा कि ये V3 का काम करेगा V4 का? अगर उससे जुड़ा हुआ नाउन अगर इस वर्ब को ही कर रहा होगा, डूअर होगा, तो V4 मतलब एक्टिव फॉर्म में। अगर इस पर ही कोई किया जा रहा होगा, मतलब इससे जुड़ा हुआ नाउन है उसको ही प्रभावित किया जा रहा होगा, तब वहाँ पर पैसिव फॉर्म V3 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कैसे जानेंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है, ये भी मैं बात आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझो, एक्टिव फॉर्म का कौन काम करता है? V4, जब इससे जुड़ा हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या करे, उस वर्ब का डूअर हो। V3 है, पैसिव मीनिंग देता है कब? जब इसको ही प्रभावित किया जा रहा हो, इससे जुड़ा हुआ नाउन या प्रोनाउन को ही प्रभावित किया जा रहा हो। यहाँ तक क्लियर है? आज एक बहुत बड़ा सेंटेंस देखेंगे, उसको भी ब्रेक करके समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब दूसरा चीज़ देखो, दूसरा रूल, एक रूल को समझाने में बहुत टाइम लग गया है ना, और ये बहुत ही अच्छा रूल है। अब विश्वास मानो, जितने भी मेंस लेवल के एग्जाम देखोगे, मतलब स्टेनोग्राफर देख लो, SSC CGL देख लो, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर से, कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस रूल्स के ऊपर, तो अच्छे से समझना, देख लो। यहाँ पर बीइंग के बाद बोल रहा है कि V3 का भी इस्तेमाल होता है एज ए वर्ब और एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल होता है। किसके बाद? बीइंग का। बीइंग क्या है? इज, आर, एम जो है, इज का जो है, बी का जो है, ये फोर्थ फॉर्म है, ING फॉर्म बी का। क्लियर? अब देखो, इसके बाद बोल रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है ना, और एडजेक्टिव भी आता है। जैसे दो एग्जांपल देखो, यहाँ पर बोला है बीइंग नाइस इन हिज बिहेवियर ही इज़ डार्लिंग टू ऑल। मतलब यहाँ जो नाउन है, मतलब नाइस जो है, यहाँ पर जो नाइस है, ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? कैसे समझेंगे एडजेक्टिव? क्योंकि किसी की स्थिति के बारे में बता रहा है। ये कोई व्यक्ति ऐसा नाइस है, उसके बिहेवियर जो है बिल्कुल नाइस है, उसके बिहेवियर का स्टेट बता रहा है ना। कल भी स्टेट के बारे में पढ़े थे हम लोग, स्थिति के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पर बीइंग बीटन फॉर हिज मिस्टेक द बॉय वॉज क्राइंग। अब यहाँ पर बीटन जो है ये वर्ब का काम किया है पैसिव फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बीइंग को नाउन मत समझ लेना, और नाउन को यहाँ पर क्या, नाउन को क्वालिफाई करने वाला बीटन को वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये मत समझ लेना कि ये बीइंग का क्या है, बीइंग का कोई एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर वर्ब का काम किया है ना, क्योंकि बीइंग आपका नाउन नहीं है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। इतना समझ गए? तो रूल ये कह रहा था कि बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अभी दो रूल बताए हैं कि V3 और V4 का किस तरीके से एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और कब वहाँ पर V3 और V4 का इस्तेमाल होगा, कैसे समझेंगे, ये भी आप समझ लिए। दूसरा रूल ये बता रहा था कि बीइंग के बाद V3 और एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं। अब एक आपके लिए थोड़ा सा भारी भरकम सा सवाल है, हालांकि इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाते हैं और मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। अब आपको समझना है बहुत अच्छे ढंग से समझना है। इसका जवाब मुझे दो और मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। दो ही रूल बताया हूँ, बहुत हाई लेवल का है, बार बार इसको देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल भी सीख रहे होगे मुझे लग रहा है,
जैसे अभी भी बताया प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रीपोजिशन आता है और वी का फुल फॉर्म आता है, ये भी समझाया। दूसरा रूल एक्स्ट्रा क्या बताया अभी कि भाई हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट जरूर होता है। और तीसरा रूल क्या बताया कि एक ही सेंटेंस में कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको दूसरे वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो किसी एक ही वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और एक ऑब्जेक्ट को हम कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये भी ग्रामर का रूल कहता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट सीख रहे हो ना, तो इससे मत ये समझना कि आप 2 ही रूल सीख रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, क्योंकि ग्रामर का कोई भी एक सिंगल रूल है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो मैं सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। अब ज़रा बात करते हैं इसके, इसमें कितने एडजेक्टिव हैं और इसमें क्या एरर है आपको छांटना है। अब देखना आप कैसे छांटोगे ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपके हिसाब से आप पॉज करके इसको ट्राई भी कर लेना। हालांकि मैं अभी बता देता हूँ आपको एक बात, कैसे आप प्रोसीड कैसे करोगे ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर इन द है, मतलब इन के लिए भी इसके बाद भी नाउन आता है और द के लिए भी नाउन आता है, मतलब दोनों ही एक नाउन का इंडिकेटर होता है, मतलब इसका कोई ना कोई नाउन आने वाला है। इतना आप समझ गए। तो कौन है यहाँ पर, एंशिएंट है या एज है, तो कहोगे सर एज यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन यहाँ पर कैच कर लिए। नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एक तो आपका पकड़ में आ गया कि एडजेक्टिव नंबर 1 यहाँ पर मिल गया, क्लियर। अगर देखोगे यहाँ पर कहोगे इन द एंशिएंट एज, तो एक तरह से ये फ्रेज है इन द एंशिएंट एज, जिसमें एज आपका नाउन था, क्योंकि द से पता चल गया कि एज है नाउन, उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव है जो कि फर्स्ट नंबर का एडजेक्टिव हमें मिल गया। ये फ्रेज किस तरीके का फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज कैसे पहचानेंगे, क्योंकि टाइम और प्लेस को बताने वाला जो भी फ्रेज होता है वो बताता है एडवर्ब को, वो एडवर्ब होता है ना। तो एक तरह से ये एडवर्बियल फ्रेज है। उसको ना जानते हुए शॉर्ट में ये जानो कि एंशिएंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एज क्या है, नाउन है। कैसे पहचाने, क्योंकि द से पहचाने, इन से पहचाने, क्लियर। फिर यहाँ पर इन और ए, ये दोनों ही किसके इंडिकेटर हैं कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। अब देख लो कॉमा है, कॉमा से पहले कौन सा आया है नाउन, इंडियन फैमिली। एक ये इंडियन फैमिली क्या है, इंडियन फैमिली आपका एक कंपाउंड नाउन है ना, कंपाउंड नाउन है, हाइफन दिया हुआ है इसलिए। अगर हाइफन को हटा दें तो इंडियन यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, फैमिली को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं हमेशा पहले भी बता दिया हूँ कि कभी कभी क्या होता है, नाउन जो है, नाउन एडजेक्टिव का भी काम करता है, उसके फंक्शन के बेसिस पर हमें चेक करना होता है, बचपन के जैसा नहीं, उसके फंक्शन के जैसा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डेफिनेशन आप सुने होंगे कि शब्दों के फंक्शन के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं एज ए पार्ट ऑफ स्पीच। तो फंक्शन जहाँ पर जो जैसा फंक्शन करेगा उसको हम वही नाम देंगे, वो नाउन है या एडजेक्टिव। समझ रहे बात को। अब जरा देखो इंडियन फैमिली यहाँ पर क्या है, इंडियन फैमिली हाइफन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगल नाउन है, इसको टिपिकल बताया जा रहा है ना। तो इसका ए का नाउन तो मिल गया इंडियन फैमिली, और फिर इनका इंडियन फैमिली, बात एक ही है, दोनों इंडिकेटर है नाउन के। अब यहाँ पर टिपिकल क्या है, इसका एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं, विमेन फोक। विमेन फोक, फोक का मतलब लोग होता है ना, मतलब नारी लोग ऐसे कह सकते हैं इसको, और फिर महिला लोग, है ना। तो यहाँ पर विमेन फोक जो है ये आपका कंपाउंड नाउन है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 2 मुझे यहाँ पर मिल गया, दिख गया, बीइंग कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स। अब वॉल्स यहाँ पर क्या है, द के बाद, द क्या है, डिटर्मिनर है ना, द डिटर्मिनर्स है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। वॉल्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, इतना समझ गए। अब इसको क्वालिफाई करने वाला एक न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है 4, तो यहाँ पर तीसरा एडजेक्टिव मुझे मिल गया 4, है ना। वॉल्स वर डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ फ्री लाइफ। अब यहाँ पर क्या है, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग, है ना। अब देखना, अब कहोगे सर यहाँ पर जो है ये फ्रेज है, इसको अभी पेंडिंग रखो। यहाँ पर ए है, इसके लिए कौन सा आया है आपका नाउन, इसके लिए कौन सा नाउन आया है, तो देखोगे कि यहाँ पर लाइफ जो है ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है फ्री। तो फ्री क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है जो कि लाइफ को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर। तो 4 तरीके के मुझे यहाँ पर क्या दिख गए, एडजेक्टिव दिख गए। अब देखो ऑफ है, यहाँ पर देख रहे हो ऑफ है, इन है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, टर्म्स यहाँ पर नाउन है, क्लियर। ऑफ जो है, ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, और फिर मतलब ऑफ नहीं, मतलब प्रीपोजिशन के बाद नाउन, पर नाउन, और फिर वर्ब का 4th फॉर्म आता है। तो यहाँ पर चूजिंग आपका क्या है, वर्ब का 4th फॉर्म जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये नाउन की तरह भी काम करे,
उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि कितने एडजेक्टिव हैं, ये पूछा गया है। अब चूज करो। 4 एडजेक्टिव आपको दिख गए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इंडियन फैमिली को क्वालिफाई करने वाला एक टिपिकल, पहला तो यहाँ पर एज को क्वालिफाई करने वाला एंशियंट था, तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया वुमेन फोक बीइंग कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स, वॉल्स को क्वालिफाई करने वाला 4 न्यूमरल एडजेक्टिव है जो 3rd नंबर का है। और लाइफ को क्वालिफाई करने वाला फ्री है। 4 आपको दिख गए। अब सवाल तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे आपको क्या कैच करना है ये समझना है कि अभी अभी रूल पढ़ा है कि बीइंग के बाद एडजेक्टिव भी आता है और बीइंग के बाद आपका वर्ब का 3rd फॉर्म भी आता है। अब आपको डिसाइड करना है भाई, आपको डिसाइड करना है कि बीइंग के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है कन्फाइंड का, या फिर वर्ब का एडजेक्टिव का की तरह कन्फाइंड काम किया है, या फिर वर्ब की तरह काम किया है। ये आप मुझे डिसाइड करके बताओ, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहली बात कि आप देखो कन्फाइंड है तो कन्फाइनिंग लिख सकते हैं क्या? कन्फाइनिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका इससे जुड़ा हुआ जो नाउन है विमेन फोक को कन्फाइन किया गया, मतलब सीमित कर दिया गया है, उसके जीवन को सीमित कर दिया गया है ना। तो जरा देखो विमेन फोक जो नाउन है इसको प्रभावित किया गया है, या विमेन फोक ही इस कन्फाइन करने वाला का एक क्या है, सब्जेक्ट है। मतलब वुमेन फोक डूअर है, कन्फाइन करने का डूअर है, या फिर इसको ही कन्फाइन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो समझ पा रहे होगे कि कन्फाइन किया गया है वुमेन फोक को ही, उसके लाइफ को ही कन्फाइन कर दिया गया है। बात समझ रहे हो? सीमित कर दिया गया है। तो एक तरह से ये क्या है, वुमेन फोक को ही प्रभावित किया गया है, इस नाउन को ही प्रभावित किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी होगा, मतलब वुमेन फोक डूअर तो नहीं है, डूअर नहीं है तो वी का 4 फॉर्म होगा नहीं, वी का 3rd फॉर्म ही होगा, जो कि अपने आप में क्या है, करेक्ट है। अब दूसरा यहाँ पर आपको ये चूज करना है मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, चलो कि कन्फाइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, समझने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे? वर्ब क्यों नहीं है, ये जरा समझने की कोशिश करो। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वर्ब है तो इसको करने वाला कोई व्यक्ति तो होगा, कोई तो सब्जेक्ट होगा। तो कहोगे विमेन फोक है सब्जेक्ट, तो अभी अभी देखें कि विमेन फोक तो सब्जेक्ट है ही नहीं इसको करने वाला। बात समझ रहे हो? इसको करने वाला तो है नहीं वो, तो इसको कोई करने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये एडजेक्टिव है। इतना तो क्लियर है। अब जरा आगे देखो, मतलब अभी तक कितने हो गए? 5 एडजेक्टिव हो गए कन्फाइंड को लगा करके, क्योंकि बीइंग के बाद जो भी वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, मतलब वर्ब भी आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम किया है। क्लियर यहाँ तक? दूसरा चीज़ समझो, अगला समझो, यहाँ पर वर्ब डोमिनेटिंग है। क्या है? वर्ब का 4th फॉर्म है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर क्या ये वर्ब का 4th फॉर्म यहाँ पर सही है, या फिर वर्ब का 3rd फॉर्म होना चाहिए? तो अब आपको क्या चूज करना पड़ेगा कि इस डोमिनेटिंग जो है वर्ब के जैसा मान लो काम किया है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो वुमेन फोक ही आपको एक इसका नाउन मिलेगा। सब्जेक्ट नहीं, मतलब इसका नाउन कौन है, किसको डोमिनेट किया गया है, या फिर कौन डोमिनेट कर रहा है। तो इसके लिए सब्जेक्ट जो आ रहा है, नाउन जो आ रहा है, ये वुमेन फोक ही आ रहा है, और कोई तो यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर वुमेन फोक इसके लिए नाउन है तो अब चूज ये करो, अब ये चूज करो कि ये यहाँ पर डोमिनेटिंग सही है या फिर डोमिनेटेड होना चाहिए। तो डोमिनेटिंग कब होगा? जब वुमेन फोक ही डोमिनेट कर रही होगी। और V3 कब होगा? जब वुमेन फोक इसी नाउन को प्रभावित किया जा रहा होगा। तो आप बताओ सोच करके कि वुमेन फोक को डोमिनेट किया गया है या फिर वुमेन फोक किसी और को डोमिनेट कर रही है। तो वुमेन फोक यहाँ पर डूअर नहीं है, काम करने वाली नहीं है। वुमेन फोक वर डोमिनेटेड, ना कि वो डोमिनेट कर रही थी। बात समझ रहे हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पर वुमेन फोक जो है ये इसको ही डोमिनेट किया गया है। तो डोमिनेट किया गया है, इसको ही प्रभावित किया गया है, मतलब इस वाले पार्ट का जो भी नाउन है उसी को प्रभावित किया गया है। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म V3 का क्या होगा? V3 का ही क्या होगा? आपका पैसिव फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ भी समझ गए। तो एक तरह से देखोगे तो यहाँ पर टोटल 6 एडजेक्टिव थे। एज को क्वालिफाई करने वाला एंशिएंट, क्लियर यहाँ तक। इंडियन फैमिली को क्वालिफाई करने वाला टिपिकल, क्लियर यहाँ तक। विमेन फोक को यहाँ पर 2 तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। एक कन्फाइंड, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। डोमिनेटेड थे ये लोग, डोमिनेटेड थे, है ना, इसी को डोमिनेट किया गया था, तो ये भी आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। चूजिंग ए फ्री लाइफ, लाइफ को क्वालिफाई करने वाला फ्री है।
वॉल्स को क्वालिफाई करने वाला 4 है ना, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो 1 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एडजेक्टिव थे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, है ना। अगर ये वर्ब होता, मान लो डोमिनेटेड यहाँ लिख दिए थे, अगर डोमिनेटेड वर्ब होता तो इसको करने वाला कोई व्यक्ति तो होता, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होता जो इसको कर रहा होता, क्योंकि वर्ब का करने वाला कोई तो सब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसका कोई सब्जेक्ट नहीं था, है ना, सब्जेक्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम नहीं किया है। ये काम किसके जैसा किया है? ये काम किया है आपका डोमिनेटेड, जो यहाँ पर आएगा डोमिनेटिंग की जगह पर, ये काम क्या करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे सेंटेंस को मैं एक एक पार्ट को तोड़ करके पूरे अच्छे से समझा दिया हूँ। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके देखो, ये थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ चीज़ों को स्किप करूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एडजेक्टिव में, इतना कॉन्सेप्ट है कि मैं सबको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जिससे पूछे जाते हैं मैं उसको एकदम अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, और बिल्कुल मेंस लेवल को लेकर के, ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ पर बताया कि कितने एडजेक्टिव हैं, तो इसका आंसर हो गया 6 एडजेक्टिव हैं। कैसे है ये मैं समझा दिया। एज को क्वालिफाई करने वाला एंशिएंट पहला, इंडियन फैमिली को क्वालिफाई करने वाला टिपिकल दूसरा, विमेन फोक को क्वालिफाई करने वाला कन्फाइंड था एक, और ये डोमिनेटेड, है ना। कितने हो गए? 4 हो गए। और वॉल्स को यहाँ पर डिफाइन करने वाला 4 न्यूमरल एडजेक्टिव 5 हो गया। लाइफ को क्वालिफाई करने वाला फ्री 6 हो गया। दूसरा का आंसर क्या है कि यहाँ पर एरर क्या था? तो एरर था भाई कि यहाँ पर डोमिनेटिंग ना होकर के डोमिनेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमिनेटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डोमिनेटेड? क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी नाउन है, डेफिनेशन में ही अभी देखे थे V3 और V4 एक्टिव और पैसिव वाला में, अभी देखे कि इसको करने वाला जो भी व्यक्ति है उस नाउन को पहले ढूंढो। तो इसके लिए तो नाउन वुमेन फोक ही आया है। क्या वुमेन फोक डोमिनेट कर रहा है या फिर इसको ही किया जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ही डोमिनेट किया जा रहा है, इसी के ऊपर हावी हुआ जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ये डूअर नहीं है, इसका डोमिनेटेड का डूअर नहीं है ना। अगर डूअर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्लियर यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आज बहुत अच्छे तरीके से आप सीख गए होगे। नहीं सीखे होगे तो इसका मतलब है कि आप लोग बचपन में ही हो। बचपन में जैसे कैसे सीखते थे, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल, इतना ही पढ़ो भाई। अगर इतना ही पढ़ना था तो मेंस लेवल की तैयारी क्यों कर रहे हो? थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के चीज़ों को तो देखना ही पड़ेगा, और इसी तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं। समझ लो एक बात को अच्छे तरीके से, ये तो कुछ भी लंबा नहीं, इससे भी लंबे लंबे सेंटेंस पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाएगा इसमें एरर कहाँ है, तो आप कैसे चेक करोगे? अगर ये रूल अगर आप नहीं जानते तो कैसे कह पाते कि डोमिनेटिंग की जगह पर डोमिनेटेड होता? एक ही तरीके से, तो आपका कॉमन सेंस बहुत ही हाई है जिससे कैच कर पाते कि विमेन फोक को डोमिनेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर डोमिनेटेड होगा, है ना। एक ही तरीके से कह सकते थे, लेकिन आपके ठीक लगने से, एक होता है ना कि मुझे सर लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए, वो आपका लग रहा था ना, उससे आपके एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं। आपके एग्ज़ाम का लेना देना है कि आप ग्रामर के रूल को उस ठीक लग रहे होने से बेहतर जानते हो कि नहीं जानते हो। बात समझ रहे हो? तो आपको ग्रामर के रूल को जानना है, बखूबी जानना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, वहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल किया गया है। आपके ठीक लगने ना लगने से कोई मतलब नहीं है आपके एग्ज़ाम का। और ठीक लगते ही रह गया ना, अगर आप एग्जाम्पल मतलब ग्रामर को अगर आप नहीं सीख पाते अच्छे से, अगर आप ग्रामर को अच्छे से नहीं सीख पाते, अब ठीक लगने से ही आप क्या करते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट में अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं, तो समझ लो कि रियल एग्जाम में आप फेल कर जाओगे। तो ठीक लगने से आपको कॉमन एरर फाइंड आउट नहीं करना है, ग्रामर को सीखते हुए कॉमन एरर को फाइंड आउट करना है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लिया जाए आपसे कोई पूछ देता है ठीक है आपको ठीक लग रहा था, यहाँ पर ये आप करेक्ट कर दिए, तो ये तो हो गया ना कि अंदाजे बच्चे क्या बोलते हैं 150, है ना, एक कहावत है कि अंदाज़ा ही लगा दिया भाई सही हो गया, है ना। तो वो वहाँ तक तो सही है, लेकिन तुक्के से आपका सही हो गया ये तो सही है, लेकिन उसका रूल क्या है ये अगर आपसे कोई पूछ दे तो इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि आप बता पाओ कि इसके अंदर का, इसके पीछे का रूल क्या है। अगर ना बता पाओ तो कम से कम खुद को समझा पाओ, है ना, क्योंकि समझाना और खुद समझना बड़ी बात है। समझाना डिफ़िकल्ट काम होता है, समझना आसान काम होता है थोड़ा सा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए, बहुत कुछ सीखे आज भी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना कुछ, क्योंकि आजकल तो ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो चुका है। मैं देखा हूँ कि 0 सब्सक्राइबर जाते हैं 48 आवर्स में। 48 आवर्स का स्टैट्स अगर मैं शेयर कर दूँ तो इस तरीके से आया है 0,
0 सब्सक्राइबर आए कई बार। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर किया करो वीडियो को, है ना। बहुत आप लोग कमेंट में कहते हो सर एक दिन मिलियन में जाएगा, मिलियन में जाएगा। कहाँ जाएगा यार, कहीं तो जा ही नहीं रहा, ये एकदम स्टैग्नेट हो चुका है चैनल। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फास्ट करूँ और सारे रूल्स को आपको सिखा पाऊँ। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज भी। आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।